सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मंदाकिनी जी आपको भी और हमारे सभी सुनने वाले साथियों को भी स्वप्निल का प्यार भरा नमस्कार और बहुत स्वागत है सखी सहेली में सभी का। बिल्कुल स्वप्निल, आपको भी बहुत बहुत प्यार और बहुत सारा नमस्कार। अच्छा बताइए, कैसी हैं आप? हम बढ़िया हैं, आपसे भी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, एक लंबे वक्त के बाद। बिल्कुल सही कहा, और मुझे लग रहा है कि आज कुछ निखरी निखरी सी लग रही हो तुम। इसलिए ना क्योंकि आज हम आपसे मिले और हमको लग रहा है आज हमने पहली बार मंच साझा किया है आपके साथ सखी सहेली में, है कि नहीं? सबसे बड़ी बात है कि इस मंच पे यूं तो हम रोज ही मिलते हैं लगभग, और जब भी मिलते हैं तो बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, लेकिन सखी सहेली के इस मंच पर आज हम पहली बार मिल रहे हैं और इसी वजह से आपको मेरी आंखों में ये जो चमक नजर आ रही है ना, इसी वजह से। लेकिन मुझे तो लग रहा था कि आपकी आंखों में कुछ और ही कुछ दिख रहा है। ऐसा क्या? हाँ, एक गाना है जैसे कि कीगल है सोई नहीं, तेरी आंखों से लगता है कि तू रात भर सोई नहीं। ओहो, ऐसा? ये तो आप हमारे सुनने वालों को संदेह में डाल रही हैं। वैसे ऐसा है नहीं कुछ। लेकिन स्वप्निल, एक बात बता दूं, ये जो आंखें हैं ना, किसी से छुपाए नहीं छुपती। आंखें ही बता देती हैं हमारे दिल का हाल, हमारी सेहत का हाल। जी बिल्कुल, बहुत सारे राज खोलती हैं आंखें, और आज इसी पर हम बात करेंगे और खोलेंगे शरीर के अंदर के राज आंखों के साथ। बिल्कुल, कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है आपकी आंखें बता देती हैं। इसके अलावा आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल जी के बारे में, जिनका कि आज जन्मदिन भी है। और इसके अलावा नववर्ष के संकल्प पर टिकना कैसे है। हाँ। क्योंकि लोग बना तो बहुत सारे बड़े बड़े वादे ले लेते हैं और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आखिर में होता क्या है, 3 से 4 दिन में ही सब कुछ खत्म हो जाता है, धराशायी हो जाता है, और फिर वही हाल जो हर साल होता है हमारा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर संकल्प लिया है तो पूरा भी करते हैं। हाँ। हम सभी को अपने जैसा क्यों माने? बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपकी, है ना? हाँ। और आज कौन सी व्यंजन लेकर आई हैं आप? आज व्यंजन में कुछ चटपटा और सर्दियों के अनुकूल, क्योंकि कहते हैं ना सर्दियों में थोड़ा सा भारी खाना चल जाता है, तला भुना चल जाता है। तो आज हम बात करेंगे आलू के भरूले और शरलों की। अरे क्या होते हैं भरूले और शरले, बताइएगा मुझे भी। हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे और बनाएंगे यहीं पर, और फिर उसके बाद सबको स्वाद भी मिलेगा। बिल्कुल खाएंगे भी, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम इस खूबसूरत गीत के साथ। समझ
स्वप्निल, तुम्हारे नाम के मुताबिक ही तुम्हारी आंखें भी बहुत ही जो है खूबसूरत हैं, स्वप्निल सी। अच्छा, ऐसा? ये पहली बार हमको किसी ने बताया है। अरे मैंने बताया ना। तो देखो, कहते भी हैं कि जो आंखें हैं वो दिल का आईना होती है ना? बिल्कुल। जो बिना बोले भी सब कुछ कह जाती हैं। कभी ये मोहब्बत का इजहार करती हैं तो कभी दर्द को बयां करती हैं। और कहते हैं कि आंखों की गहराई में कई राज छुपे होते हैं, और ये राज, ये जज्बात कुछ खास हो जाते हैं जब कोई अपने दिल का हाल कह देता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह हमारी आंखें जो हैं, जैसे कि आपने कहा, बहुत सारे जज्बातों को दिखाने का आईना हो जाती हैं। तो सिर्फ दुनिया देखने का जरिया नहीं है, या फिर सिर्फ जज्बात बयां करने का आईना नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की अंदरूनी कंडीशन का एक तरीके से आईना भी होती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि आंखों का रंग बदलना, धुंधलापन आना, उनका बार बार फड़कना, या जैसे मैल बढ़ना, ये छोटे छोटे लक्षण होते हैं जो बताते हैं कि शरीर में है तो कुछ गड़बड़। कहीं न कहीं इसका पता लगना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और पता है आपको कि कई बार ये लक्षण जो हैं वो डायबिटीज, थायराइड, लिवर या फिर नर्वस सिस्टम से भी जुड़ी हुई बीमारियों के शुरुआती संकेत होते हैं, जिसे अक्सर हम यूं ही हल्की फुल्की चीजों में लेकर के नजरअंदाज करते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। और अक्सर हम इन्हें कहते हैं थकान, है ना? जो है मौसम का असर है, समझकर हम नजरअंदाज कर देते हैं। और आंखें थक गई हैं, आंखों में बहुत दर्द है, क्या करें? आजकल बहुत आंखें भारी भारी रहती हैं। ये सब करके हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इन संकेतों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर लक्षण कुछ न कुछ कहता है। जी बिल्कुल, है ना? अब जैसे कि अचानक आपको लगे कि धुंधला दिख रहा है थोड़ा सा, तो कुछ भी हो सकता है। माइग्रेन की संभावना हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक की संभावना हो सकती है। आप जाएं, घबराइए नहीं कि आंखों से धुंधला दिख रहा है तो आपने तुरंत मन में ये भाव पैदा कर लिया कि मुझे तो माइग्रेन होने वाला है या कोई ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए। आप डॉक्टर को दिखाइए, जांच करवाइए और पता लगाइए कि आखिर अचानक धुंधलापन क्यों आया आपकी आंखों में। बिल्कुल। कई बार आंखों में उभार आ जाता है, तो कहते हैं कि थायराइड की वजह से भी ये उभार आ जाते हैं। हाँ, और आंखों में लगातार धुंधलापन बढ़ रहा है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है ये डायबिटीज के शुरुआती लक्षण हो, या फिर कभी कभी कॉर्निया के चारों ओर घेरा बढ़ने लगता है। तो आजकल तो चूंकि सब लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देखते रहते हैं, तो कई सारे लोग आपको बता देंगे कि फला लक्षण है, तो हाई कोलेस्ट्रॉल उससे ऊपरी तौर पर जाना जा पाता है कि छोटे छोटे पलकों पे उभार जैसे नहीं आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं। और ऐसे में लोग बहुत सारे घरेलू दवाइयां, नुस्खे सब बताने लगते हैं। तो हम ये कहेंगे कि मतलब आप घरेलू नुस्खों को अपनाइए, वो होते हैं बहुत कारगर होते हैं कई मायनों में, लेकिन एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और एक बात और कहना चाहूंगी मैं यहाँ पर स्वप्निल, कि सोशल मीडिया में हमें कुछ मिलता है तो उस पर भी विश्वास करके घबराइए नहीं कि हमने सोशल मीडिया में पढ़ लिया था कि हमारी कॉर्निया के चारों ओर घेरा हुआ तो हमें हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। आप ध्यान रखिए, सतर्क हो जाइए कि अरे ऐसा तो हमें महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाइए। सबसे जरूरी है डॉक्टर के पास जाना और चेकअप कराना कि भाई आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। अब कई बार क्या होता है, बार बार पलकें झपकते हैं हम लोग, है ना? तो ये भी एक तरह का जो है कुछ कहते हैं कि इसमें भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। माइस्थेनिया ग्रेविस करके एक लक्षण होता है, वो मतलब उस बीमारी का शुरुआती संकेत इसको माना जाता है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। तो जरूरी है, ग्रेविस की शुरुआत हो सकती है, ऐसा हम मानते हैं, बार बार पलकें झपकने से। और आंखों में अगर आपका पीलापन बढ़ गया है, बच्चों में कई बार ये पीलापन देखने में आता है, तो जरूर ध्यान रखिए, कई बार ये पीलिया की समस्या हो सकती है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। जी हाँ। और ऐसा ना, आंखें फड़कती हैं तो हम उसको शुभ अशुभ के लक्षणों में ले लेते हैं ना, पर उससे भी अलग थोड़ी सी बात है कि अगर आपकी आंखें फड़कती हैं तो आमतौर पर तो ये थकान, स्ट्रेस, नींद की कमी, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम या फिर कैफीन लेने से होता है। ज्यादातर मामलों में देखा जाए तो खुद भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो आप जरूर डॉक्टर को मिलिए, क्योंकि ये आपको जो है बढ़ता हुआ स्ट्रेस दिखाता है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक या फिर सर दर्द, बढ़ते सर दर्द, या फिर
दिल की परेशानियों का भी एक तरीके से शुरुआती लक्षण हो सकता है। और हम क्या सोचते हैं, आंखों का फड़कना, अरे दाई आंख फड़क रही है, ये होगा या बाई आंख फड़क रही है तो ये अशुभ है, कोई आने वाला है, कोई जाने वाला है, ये होने वाला है। तो इस तरह की जो हमने धारणाएं बना रखी हैं उनसे हमें बचना चाहिए। और जब आपको रात में थोड़ा कम दिखने लगे तो मोतियाबिंद का शिकार आप हो सकते हैं। इसके लिए आपको आंखों की बराबर जांच करवाते रहनी चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि रात में आपको कम दिखता है और आपको दिखने में दिक्कत आती है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। कहीं आपको मोतियाबिंद के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में ना ये भी चीज कहनी जरूरी कि लोग ऐसे बोलते हैं ना, आंखों में ये दिक्कत आ रही है, अच्छा रात में कम दिख रहा है या ऐसा हो रहा है तो विटामिन ए बढ़ा दो अपनी डाइट में। बिल्कुल जरूरी बात है, लेकिन इससे ये नहीं है कि समस्या अगर बढ़ रही है तो बिना किसी सलाह के अगर हम विटामिन ए के सप्लीमेंट वगैरह जो लेना शुरू कर देते हैं, ये हमारी गुजारिश है कि ऐसा बिल्कुल ना करें और डॉक्टर से मिलें, उनसे बात करें। या कई बार क्या होता है, हम केमिस्ट के पास जाकर बात कहते हैं और वहां से ड्रॉप्स ले आते हैं और फिर हम डालना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो हम कुछ जो है ना आयुर्वेदिक या होम्योपैथी दवा जो हमने बचपन से सुनी होती है उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। ये दवाएं डाल लेने से कभी साइड इफेक्ट नहीं आते हैं, हम उनका सेवन करने लग जाते हैं, उनको भी आंखों में डालने लगते हैं, जिससे कि आंखें खराब हो सकती हैं। तो ऐसा कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना है, आप जाइए डॉक्टर को दिखा के आइए। और कई बार आईब्रो भी झड़ती है कहते हैं। हाँ, आईब्रो आजकल तो बड़ी नई नई बीमारियां और नए नए बीमारियों के लक्षण भी तो सामने आ रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ऐसे में आईब्रो का पतला होना या उसके बाहरी हिस्से के बाल झड़ना थायराइड हार्मोन की कमी का संकेत माना जा सकता है। इसके साथ थकान, वजन बढ़ना या फिर ठंड ज्यादा लगना, ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। और अगर आपको आईब्रो के साथ सिर दर्द या शरीर के बाल भी ऐसा झड़ रहे लगता है तो थायराइड और आयरन की जांच आप करवाएं और डॉक्टर से बात जरूर करें, क्योंकि सही इलाज ही इस चीज को रोकथाम कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बार कई बार हम स्वप्निल सुनते हैं कि कंजक्टिवाइटिस हो गया है हमें। अभी इसको कई बार आम भाषा में कहते हैं आंखों में मैल आना। तो हम लोग नहीं समझ पाते कि आंखों में मैल आना क्या होता है भाई। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी आंखों में कुछ इचिंग सी है, खुजली हो रही है या फिर बहुत मैल आ रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं और पता लगाएं कि कहीं आप कंजक्टिवाइटिस के शिकार तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि आंख है तो जहान है। बिल्कुल, दुनिया देखने के लिए आपकी आंखों का सलामत रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत नाजुक अंग है हमारा और इसे हमें बहुत ही प्यार से, दुलार के साथ सजो के रखना है, तभी आप इस खूबसूरत दुनिया का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हम एक क्या करें, आनंद लें पहले गीत का या कुछ और कारण बताना चाहती हो? नहीं, गीत सुन ले। पहले गीत सुनते हैं और उसके बाद आंखों की खूबसूरती संगीत के साथ। वरना हमारे श्रोता कहेंगे कि दोनों ही डॉक्टर बन गई हैं। और बातों में लग गई अपनी। तो चलिए पहले सुनवाते हैं ये गीत। दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मोहब्बत का असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो, पूछो ना मोहब्बत का असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का।
जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। हंसते ही ना जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हाँ, तो स्वप्निल, हमारे बहुत से श्रोताओं ने अपने बात से हमें अवगत कराया है कि आंखों के प्रति हमें कैसे सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल, आंखों के प्रति सचेत रहने की भी बात करी और हम दोनों की तारीफें भी करी हैं। थोड़ा सा हम लोगों से खुश हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे लिख रहे हैं हमारे एक साथी की मंदाकिनी जोशी जी और स्वप्निल श्रीवास्तव जी। सखी सहेली प्रोग्राम में दो सखियों का ऐसा मिलन हो रहा है जो अपनी सुपरहिट प्रस्तुति से सभी प्रोग्राम्स में चार चांद लगा देती हैं। अरे, मैं अपने शहर में ना होते हुए भी आज बहुत ही सुंदर शहर बड़ौदा में सुनूंगा। बड़ौदा शहर की एक और खासियत है कि ये फीमेल्स के लिए यानी कि सभी सखियों के लिए बहुत ही सुरक्षित शहरों में से एक है। क्या बात है। अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल। तो चलिए, आप हमें सुन रहे हैं, कहीं से भी सुनिए। हमें तो अपने श्रोताओं का इंतजार रहता है कि वो हमारे कार्यक्रम सुने। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आंखें सामान्य से अधिक बाहर की ओर उभरी हुई दिखाई देती है तो ये थायराइड, विशेष रूप से ग्रेव्स डिजीज का लक्षण हो सकता है। पलकों का झुकना, इसे टॉसिस कहा जाता है, और ये तंत्रिका तंत्र की कमजोरी या माइस्थेनिया ग्रेविस जैसी ऑटोइम्यून बीमारी का संकेत भी हो सकता है। बिल्कुल। और हमारी एक साथी है, उन्होंने बोला है, मतलब बताया है कि 2 दिन पहले आंखों में पानी निकलने लगा और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आप या तो टीवी या मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं, इसलिए पानी आ रहा है। ड्रॉप दिया है, 3 दिन डालने पर ठीक हो गई हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप देखते तो हैं ज्यादा, डॉक्टर ने पकड़ लिया है, पकड़ लिया है ना। तो एक श्रोता लिखते हैं कि आंखें बताती हैं सेहत का हाल। सच है, कई बार आंखें हमारी सेहत का हाल बता ही देती हैं कि हम कैसे हैं। कई बार अगर हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हम खुद बताएं ना बताएं, हमारी आंखें बता देती हैं कि हम बीमार हैं, और हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी को हमारी आंखें देखकर लग रहा है कि हम बीमार हैं, हमें खुद को लग रहा है, तो उसको इग्नोर करने की वजह सीधा डॉक्टर के पास जाए और जो भी लक्षण आपको दिखाए जाए वो बताएं और उसका इलाज करवाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि आंखों का ख्याल रखें। आंखें तो हमारी सेहत का राज बता ही देती हैं। बहुत सारे लक्षण आंखों से ही पता चलते हैं, लेकिन हम उसकी सेहत का ख्याल रखें, वो भी कमजोर ना पड़े, तभी आंखें सेहतमंद रह सकती हैं। बिल्कुल, एकदम सही बात बोली है। और ध्यान रखना तो देखिए बहुत जरूरी है। तो कारण जो है आंखों की तकलीफों के, वो यही है कि जैसे अभी हमारी एक साथी ने बोला कि स्क्रीन टाइम उनका ज्यादा है, तो बहुत पास से स्क्रीन देखना या फिर लगातार स्क्रीन पर काम करना, ये एक बड़ा कारण है आंखों की तकलीफों का। बिल्कुल सही कहा स्वप्निल। और इसके अलावा जो बच्चे हैं ना, वो बहुत करीब से मोबाइल देखते हैं और या स्क्रीन टाइम जो है शेयर करते हैं, कंप्यूटर के पास बैठे हैं, या कई बार छोटे बच्चे जो है टीवी के पास भी बहुत पास जाकर उसको देखते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा लग जाता है। तो नंबर होने पर भी चश्मा ना पहनना या गलत नंबर का चश्मा लगा देना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है ना कि आज दिखा लेंगे, अरे अच्छा आज चेक करा लेंगे। अब होता है चश्मा उतार के देखेंगे, लगता है नंबर बढ़ गया है, फिर भी जाते नहीं है बनवाने। अच्छा, कई बार हम अपने फैशन में कि हम ना चश्मा लगा के खूबसूरत नहीं लगेंगे, इस वहम में भी चश्मा नहीं लगाते हैं। ये बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। आंखें खराब कर देते हैं। अब हम ये नहीं सोचते हैं कि ऐसी खूबसूरती किस काम की जहां हमारी आंखें काम करना बंद कर दें, और हम दुनिया की खूबसूरती देखने के काबिल नहीं रह जाएंगे फिर। क्योंकि आंखों में चश्मा लगाइए भाई, बिल्कुल कैसी है। हाँ, और कम रोशनी में अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी एक दिक्कत का कारण हो सकता है। बिल्कुल। साथ ही साथ अगर धूप बहुत ज्यादा तेज है तो फिर सन ग्लासेस का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है ना, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर पता नहीं लोग क्या कहेंगे करके, आपके लिए आपकी आंखें ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। लोगों का क्या है, वो तो कहते रहते हैं। अरे आप अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए अगर सन ग्लासेस लगा रहे हैं तो कई बार हम फैशन के लिए भी गॉगल लगाते हैं ना, बिल्कुल। तो अपनी आंखों
की सेहत के लिए हमें ऐसा चश्मा लगाना ही चाहिए और अंधेरे में स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो अधिक नहीं रखनी चाहिए। कई बार मोबाइल को हम बहुत ब्राइट कर लेते हैं, सच कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी आंखें जो है परेशान हो जाती हैं और एसी और कूलर की सीधी हवा भी जो आंखों में पड़ती है ना स्वप्निल, तभी आंखों पर इसका असर पड़ता है। बिल्कुल। और कभी-कभी ना आंखों में हमको अपने आप ही सिकुड़ता हुआ सा महसूस होता है। अगर आप थोड़ी देर भी सीधी हवा में एसी या कूलर के सामने बैठे तो ये महसूस होता है, लेकिन उसको नजरअंदाज करके हम लगातार उसमें बैठे रहें तो ये गलत बात है। और पानी कम पीना भी एक बहुत बड़ा कारण है। सर्दियों में तो सबसे बड़ी मुसीबत है। हम पानी कब पीते हैं पता ही नहीं होता, भूल ही जाते हैं कि क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना कि प्यास थोड़ा कम लगती, महसूस नहीं होती उतनी, और उतना जब पता नहीं चलता तो हम अपना टाइम टेबल बनाते ही नहीं, ध्यान ही नहीं रखते। और सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखिए, क्योंकि जब हम बड़े होकर पानी कम पिएंगे तो बच्चों का क्या हाल होगा। तो बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। बचपन से ही उन्हें सही पानी पीने की आदत डालिए और खुद भी पानी पीजिए। और अगर आपको लगता है कि भाई ठंडा पानी कौन पिए तो गुनगुना करके पीजिए। बिल्कुल। कई बार स्वप्निल क्या होता है, हमारे नखरे भी बहुत होते हैं। मुझे तो ये गर्म पानी अच्छा ही नहीं लगता है। अरे क्यों नहीं लगता है? आप उसको दवा समझ के पिए, लेकिन पानी का सेवन करना चाहिए, चाहे हल्का गुनगुना पिए। कभी गर्म भी पीना पड़ता है। बिल्कुल। हम लोगों को अपने गले को दुरुस्त बनाए रखने के लिए गर्म पानी पीना पड़ता है, करना पड़ता है ना। और जैसे आपने कहा ना नखरे वाली बात, तो हमें याद आई एक हमारे जान पहचान में है, तो मतलब प्यास लगती रहेगी, अगर उन्हें कोई दिख गया पानी लाकर देने के लिए तब तो वो बोल देंगे कि पानी दे दो हमें। यानी और अगर उठकर पानी लेने का आलस तो वो एक अलग तरीके का आलस है और प्यास लगती रहेगी, लेकिन जब बहुत एकदम बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी तब वो उठेंगे अगर कोई नहीं दिख रहा है तो। और कई बार स्वप्निल ये भी होता है, हम यात्रा पर जाते हैं, बहुत सारी महिलाओं से मेरी बात ऐसी हुई है कि वो जो बस की यात्रा कर रही हैं या ट्रेन की यात्रा कर रही हैं या रात को सो रही हैं तो बार बार वॉशरूम न जाना पड़े इसलिए भी पानी। अरे बिल्कुल सही, बहुत बड़ी जरूरी बात है। इस तरीके से उन्हें कितनी तरह की बीमारियां होती होंगी। और क्या, बिल्कुल। शरीर की चमक भी पानी की कमी से अपने आप धीरे धीरे कम होती जाती है। त्वचा बिल्कुल सूखने की कगार पर आ जाती है। सोचिए, खूबसूरती बनाए रखनी है आंखों की भी और शरीर की भी, तो पानी पीते रहिए। बिल्कुल। फिलहाल हर 6 से 8 महीने में आपको जो है रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए। और विटामिन ए, सी, ई या दूसरे जो विटामिन है ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स जैसे जो भरपूर आहार होते हैं ना, उन्हें जरूर शामिल करें, डॉक्टर की सलाह से लें। बिल्कुल। कहना चाहूंगी कि आप अपनी इच्छा से न लें कि मैं विटामिन ए का सेवन लगातार करूंगी या करूंगा। आप डॉक्टर के पास जाएं, किस चीज की कमी है उसका सेवन करना बहुत जरूरी। कई बार हम प्रोटीन का सेवन भी बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, इसके दूसरे परिणाम हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल। तो आप अपना चेकअप कराने के बाद ही जो है कोई भी जो विटामिन देने की कोशिश करें कि मुझे क्या चाहिए, क्या जरूरत है। और डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही है। आंखों के व्यायाम भी हैं थोड़े बहुत, योगा है, आंखों के हल्के फुल्के व्यायाम आप करिए। और जैसे कि ना आहार आप बदल रहे हैं मल्टीविटामिन के हिसाब से तो समझ में आता है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आपके शरीर में किस तरह की विटामिन की या न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसके लिए तो आपको डॉक्टर से मिलना ही रहेगा। बिल्कुल। और किसी आहार विशेषज्ञ के पास भी आप जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उनकी दैनिक दिनचर्या में किस तरह का खाना शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। और अब हमारे प्रोग्राम में क्या शामिल होना चाहिए? एक बहुत तड़कता भड़कता सा गीत, खनकता हुआ सा। सुनते हैं ये गीत।
जी, तो ये हमने जो आज गीत सुनाए हैं आंखों पर, तो मुझे लगता है कि हमारे श्रोता अब समझ गए होंगे कि आंखों की देखभाल करना कितना जरूरी है ना? जी। और हाँ, स्वप्निल कुछ कहना चाह रही हो? हमारे एक श्रोता ने तो पूरी जानकारी इकट्ठा कर रखी है हम लोगों के बारे में। कैसे? अरे वो बोल रहे हैं कि आप दोनों को भी दूर का माइनस नंबर का चश्मा लगा हुआ है। अच्छा। स्वप्निल श्रीवास्तव जी का नंबर कम है दूर का, लेकिन मंदाकिनी जी को हैवी नंबर है माइनस में दूर का। अच्छा, कैसे? क्योंकि हमने कुछ बातें कुछ गीत के वीडियो में आप दोनों को चश्मा लगाए हुए देखा है, और मैं खुद ऑप्टिकल पर काम करता हूँ। अच्छा, इतनी दूर की नजर इसलिए इतनी तेज है इनकी। अच्छा, और नंबर के चश्मे फिटिंग करता हूँ। हाँ। इसलिए मुझे आपका चश्मा देखकर ही जानकारी हो गई है कि आप किस नंबर का चश्मा पहनते हैं। मतलब ये पारखी नजर है, और ये देखकर समझ में आ रहा है कि आप अपने काम में कितने ज्यादा माहिर हैं। सही बात भाई, ये तो पता नहीं आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, हमने चश्मे जरूर लगा रखे हैं। अब फैशन के लगा रखे हैं या नंबरों के, ये अलग बात है ना? जी जी। तो चलिए, अगर हम बात करने वाले हैं हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल के बारे में। जी, और स्वतंत्रता सेनानी की अपनी आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो न सिर्फ विचारों से क्रांतिकारी थे, बल्कि स्वयं उन्होंने विधवा से विवाह करके अपने परिवार के विरोध के विपरीत उस समय में समाज में वैचारिक क्रांति लाने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक, समाज सुधारक और अंग्रेजों की चूल्हे हिला देने वाली तिकड़ी लाल बाल और पाल में से एक जो थे विपिन चंद्र पाल की। बिल्कुल। बंगाल के हबीबगंज जिले के पोइल गांव में 7 नवंबर 1858 में जन्मे विपिन चंद्र पाल जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और हाँ, वो एक शिक्षक भी थे और पत्रकार भी थे, साथ साथ एक कुशल वक्ता और लेखक भी थे, जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त आंदोलन चलाया था। 1907 में ब्रिटिश हुकूमत के दमन के समय विपिन चंद्र पाल इंग्लैंड गए और वहां क्रांतिकारी विचारधारा वाले इंडिया हाउस से ये जुड़ गए, और वहां पर ही उन्होंने स्वराज्य पत्रिका की शुरुआत करी थी। लेकिन मदनलाल ढींगरा द्वारा जो 1909 में जब लॉर्ड कर्जन वाइली की हत्या कर दी गई थी ना स्वप्निल, तो उनकी इस पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया गया था, और लंदन में उस दौरान काफी मानसिक तनाव से भी वो गुजरे थे। बिल्कुल। इस घटना के बाद उन्होंने एक विशेष निर्णय लिया था कि मतलब वो उग्र विचारधारा से अलग हो जाएंगे, और स्वतंत्र देशों के संघ की परिकल्पना उन्होंने पेश करी थी। बिल्कुल। और वंदे मातरम राजद्रोह मामले में अरबिंदो घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने की वजह से वो करीबन 6 महीने जेल में भी रहे थे, और 20 मई 1932 में उनका निधन हो गया था, और वो हमसे अलविदा हो गई, दूर चले गए थे। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को हम कोटिशः नमन करते हैं। और हमारे साथियों ने भी काफी सारी जानकारियां भेजी हैं विपिन चंद्र पाल जी के बारे में। विपिन चंद्र पाल, हमारे एक साथी लिखते हैं कि विपिन चंद्र पाल 7 नवंबर 1858 को जन्मे थे और 20 मई 1932 को उनका निधन हुआ था। भारत के एक महान राष्ट्रवादी लेखक और समाज सुधारक तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और महर्षि अरविंद के दर्शन कार्य तथा आध्यात्मिक विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्हीं का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी अपना जीवन जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में अर्पित करने का निर्णय लिया था। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विपिन चंद्र पाल ने देश की आवाम में स्वराज की अलग जगाने के लिए कई पत्रिकाएं निकाली। इनमें न्यू इंडिया जो कि साप्ताहिक पत्रिका होती थी और वंदे मातरम दैनिक पत्रिका होती थी, वो अहम है। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने पंथ निरपेक्षता, तर्कवाद, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल और राष्ट्रवाद की वकालत की थी, और वहीं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और देश में ब्रिटिश हुकूमत से सभी प्रकार संबंधों को तोड़ने की उन्होंने वकालत भी की थी। बिल्कुल। और हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि विपिन चंद्र पाल एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक थे। वो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार करने की भूमिका थी उसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी, और लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध 3 महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की
त्रिमूर्ति में से एक रहे। इन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है। तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि हमने जैसे स्टार्टिंग में ही शुरुआत में बताया ना कि इन्होंने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर के एक विधवा से विवाह किया था। तो क्रांतिकारी विचारों के जनक इस तरह से ये थे, और इन्होंने समाज में एक महत्वपूर्ण रूप से उदाहरण पेश किया था। बिल्कुल सही कहा आपने स्वप्निल। और ऐसे ही जो क्रांतिकारी विचार अगर हम भी रखते हैं तो जो है बहुत सारी चीजों को हम बदल सकते हैं इस देश दुनिया में, है ना? बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें उस अलख को जलाए रखना होगा। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हाँ तो स्वप्निल,
देखिए, हमने बात की थी शुरू में कि नववर्ष तो आ गया है और हमने बहुत सारी बातें सोच भी ली होंगी कि हम नववर्ष में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे पिएंगे, ऐसे सोएंगे, ऐसे चलेंगे, उठेंगे, बहुत रहेंगे। कुछ, हाँ, प्लानिंग बहुत लंबी लंबी करते हैं ना। लेकिन आज 7वां दिन है। अब प्रश्न ये है कि हम क्या वैसे ही हैं या हमने जो सोचा था वैसे कुछ बदलाव हमारे भीतर आया है। तो हम श्रोताओं से ही पूछना चाहते हैं, जब तक हम उनको बहुत अच्छी जो है रेसिपी बता रहे हैं, हाँ। और वो हमारे साथ मिलके खाएंगे जो हम बनाने वाले हैं आलू की रेसिपी, तो इस बीच वो ये बताएं हमें कि इस 7 दिन में आपने क्या महसूस किया कि आपकी जिंदगी में इस नए वर्ष में कुछ बदलाव आया, क्या आप वहीं के वहीं हैं जहां थे? बिल्कुल, ये मतलब कोई नया संकल्प आपने लिया है तो वो चल रहा है, टिके हैं आप उस पर, या फिर वही जैसे हमने कहा कि हो गया हर साल की तरह वो भी धड़ाम। तो ऐसा कुछ अगर आपके साथ भी हुआ है कि आपके विचार जो वहीं धड़ाम हो गए हैं, तो वो लिख भेजिए हमें। और नहीं, अगर आप टिके हुए हैं कि नहीं, हमने अपनी जो बनाई हुई है, जो नियम बनाया हुआ है, वो हम उस पर चल रहे हैं, या हम पिछले साल भी ऐसे ही थे जो हमने बनाए थे, तो उसके बारे में हमें बताइए। हम इंतजार कर रहे हैं आपकी टिप्पणी का, आपकी समीक्षाओं का, आपके विचारों का, संदेशों का। तब तक हम जो है आपको क्या बना के दिखाने वाले हैं? आलू के बरूले और वो आलू के शरले बनाएंगे। लेकिन ये भी हमें एक बात ये भी कहनी थी कि मतलब संकल्प पर टिके हैं या नहीं टिके हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपने संकल्प लिया था और क्या संकल्प लिया था ये भी हमें जानना है। मतलब हाँ, आपने क्या संकल्प लिया था ये भी बताएं तो और भी अच्छा है। हाँ, कई बार ये होता है कि हमने कोई संकल्प लिया होता भी है और हम भूल भी जाते हैं कि हमने क्या कहा था, क्योंकि रूटीन लाइफ में हम इतने ना सेफ जोन में रहना चाहते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। सही बात है, हमें लगता है कि अरे क्या अपने आप को तंग करना, और हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था। चलिए, तो आपने अगर कुछ सोचा था नए साल के लिए तो उस पर अपनी राय व्यक्त कीजिए कि आप कहाँ अपने आप को पा रहे हैं। इस बीच हम आपको बहुत ही प्यारी जो है रेसिपी बता रहे हैं। तैयार रहिए छोटी सी प्लेट लेकर, ताकि आप उस रेसिपी का आनंद ले सकें। कॉपी पेन भी ले सकते हैं ताकि अगर आप लिखना चाहें। और घर में तुमने कहा था कि हम यही बनाने वाले हैं। स्वप्ने, तो हम लोग तो बना रहे हैं, खाएंगे। अच्छा। पर रेडियो के उस पार कैसे पहुंचाएंगे? ओहो, तो यानी हम ही खा लेंगे ना। हाँ, तो ठीक है, तो हमारे श्रोता जो है पेन और कॉपी लेकर बैठे और सिर्फ लिखें। हाँ, बिल्कुल, खाने की जिम्मेदारी हमारी है। सबसे पहले हम बताएंगे शरले, जो कि आजकल बाजार में नए आलू आए हैं ना, शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे से, बड़े भी, लेकिन हमें छोटे आलूओं का काम है, जो कि रोजाना सब्जी में नहीं, उन्हें किनारे कर दिया जाता है ना। ठीक है, हाँ, वो बेचारे छोटे आलू, उनको हम सहेजेंगे और उनसे बनाएंगे। तो छोटी छोटी साइज के नए आलू ले लीजिए आप, लगभग बिना छिलका उतारे 4 से 5 अगर आलू आपने लिए छोटे साइज के, ये एक व्यक्ति के हिसाब से हम बता रहे हैं, और उसको आप बढ़ाते जाइए। ठीक है, ठीक है। तो उनको छोटे टुकड़ों में, जैसे एक आलू को 4 टुकड़ों में केवल काट लीजिए। ठीक है। धो करके अच्छे से। उनका छिलका उतार ले? नहीं, छिलका नहीं उतारना है। अच्छा, छिलका रखना है। हाँ, सिर्फ अच्छे से धो ले उन्हें, हाथ से रगड़ करके, ताकि मिट्टी ना हो, मिट्टी निकल जाए, और उन्हें 4 टुकड़ों में काट करके निकाल के रख ले। ठीक है। अब एक छोटी पतली गड्डी हरी मेथी की महीन काट करके लेनी है, और एक छोटी पतली गड्डी धनिया की, हरी धनिया की, और थोड़ी सी पालक उसी में, मतलब अगर हरी धनिया और पालक मिला करके एक गड्डी बना ले तो ज्यादा बेहतर है। उसको महीन महीन काट के रख लीजिए। नमक स्वाद के अनुसार 3 से 4, या फिर अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च महीन काटी हुई, एक छोटी कटोरी बेसन, थोड़ा सा चूरा पीस करके मिक्सी में सूखा, या फिर चावल का आटा जो आपको सहजता से उपलब्ध हो जाए, करीब 3 से 4 चम्मच ये चाहिए, और आधा चम्मच जीरा चाहिए। ठीक है। और थोड़ा सा लाल मिर्च 1 से 2 चुटकी, और 1-2 चुटकी आपको हींग डालनी रहेगी। हाँ, हींग जरूरी है। हाँ, ठीक है। उसको लेकर के फिर अब आलू को बेसन, चावल के आटे और बाकी सभी सामग्रियों के साथ अच्छे से मिला ले। सिर्फ छींटे मार मार के गहरे बर्तन में पानी के छींटे मार के डालने हैं। और अब उसको एक पैन में मतलब एक पैन को गैस पर रख करके उसमें सरसों का तेल डालें और उसे मध्यम आंच पर गर्म होने दें। जब तेल गर्म हो जाएगा तो सारी सामग्री को छोटी छोटी मात्रा में हाथों में लेकर उसे हाथों से टिक्की का शेप दें। अच्छा। हाँ, और फिर उन सभी टिक्कियों को धीमी आंच पर फ्राई कर लें, सुनहरा कुरकुरा होने तक। और अगर इसके लिए आप पैन, हमने इसीलिए बोला क्योंकि इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। डीप फ्राई नहीं करना है। हाँ। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो 4 टुकड़े हमने किए थे उसमें से एक टुकड़ा हम उठाएं और उनके साथ मेथी, पालक, धनिया का जो हमने पेस्ट बनाया है उसमें उसको नहीं, उनको सारे आलूओं को एक साथ सारी सामग्री के साथ मिक्स करना है।
अच्छा। और चूंकि पेस्ट बहुत गाढ़ा होगा ना, तो उसको हाथ में लेंगे जैसे उड़द की दाल के जब बड़े बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, टिक्की बना के शैलो फ्राई कर लेना है। ठीक है। और वो जब सुनहरा, एकदम भूरा सुनहरा सा हो जाएगा, कुरकुरा होने को हमें समझ में आ जाता है, उन्हें निकाल लीजिए पेपर पर ऐसे, मतलब उनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सूख जाए। हाँ, फिर इन शर्लों को हरी धनिया आंवला की चटनी के साथ और ऊपर से मूली के लच्छों के साथ सर्व कीजिए। और अगर आप खट्टा मीठा एक साथ खाना पसंद करते हैं तो इनके साथ आप इमली की जो मीठी चटनी होती है वो भी डाल सकते हैं। वो जैसी आपकी पसंद है आप वैसी चटनी बना सकते हैं। हाँ। तो वैसे बहुत इजी है मुझे लगता है ये बनाना, बहुत, और टेस्टी भी बहुत है। हमने परसों बनाए थे। हाँ, चलो खाते हैं। ठीक है, बनाए हैं, अभी भी तो हम बना ही रहे हैं। और एक आप बनाने वाली है आलू के भरूले। ठीक है। हाँ, तो साफ किए हुए छोटे छोटे साइज के हम नए आलू ले लेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया। हाँ। और इनको 2 भागों में काटें। बिल्कुल। ठीक है। उनको हमने 4 भागों में काटा था, इनको सिर्फ 2 भागों में हमें काटना है। अब 1 कटोरी बेसन लेंगे, 2 चम्मच चावल का आटा लेंगे, सूजी है तो सूजी ले लीजिए, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च का पेस्ट ले लेंगे, और अपने हिसाब से जो आपको स्वाद के अनुसार चाहिए। हाँ, या फिर 2 से 2.5 चम्मच एक सीमित मात्रा मतलब है तो वो ले सकते हैं। लहसुन तीखा भी खाना पसंद करते हैं तो ज्यादा लहसुन ले लें। बिल्कुल। अदरक ज्यादा ले सकते हैं, हरी मिर्च भी अगर आपको तीखा चाहिए बिल्कुल तो ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। नमक जो है स्वादानुसार लीजिए, लाल मिर्च ले लीजिए आधा चम्मच, ये आपका जो भी स्वाद है। कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे तो ज्यादा अच्छा, 1/4 चम्मच। हाँ, थोड़ा सा रंग अच्छा आता है। आधे से भी कम जो होती है वो आप ले सकते हैं, इससे रंग अच्छा आता है। अमचूर, अगर आपका गला, जैसा मेरा गला सूट नहीं करता है अमचूर में, अगर आपका गला सूट करता है तो आप अमचूर ले सकती हैं। और हरा धनिया कटा हुआ ले ले, चौथाई कटोरी के हिसाब से ले लें। हाँ। अब सारी सामग्री को पानी की सहायता से घोलकर एक गाढ़ा पेस्ट आपको बनाना है। और उसके बाद कढ़ाई में सरसों का तेल डालना है, या आप अगर मूंगफली का तेल खाती है तो वो भी डाल सकते हैं, है ना। मध्यम आंच पे एक एक आलू के टुकड़ों को पेस्ट के साथ लपेटते हुए तल लेना है हल्का हल्का, और उन सभी आलूओं को तल के फिर निकाल लेना है। और हर आलू के टुकड़े को हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद ग्लास या कटोरी के तले से हल्का हल्का दबाएंगे तो वो हल्का चपटा सा हो जाता है। और एक बार फिर से उनमें जो है उनको डीप फ्राई कर लेंगे। हाँ, फ्राई कर सकते हैं। हाँ, डीप फ्राई करेंगे। हाँ। और कुरकुरे हो जाते हैं, कुरकुरे हो जाएंगे। और इनमें फिर आप जो है कुरकुरे में जो है धनिया की चटनी, इमली की चटनी, जो भी आप चटनी पसंद करती हैं। बच्चे तो सॉस के साथ भी पसंद करते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। और बहुत तीखी चटनी आती है वो भी खाना पसंद करते हैं आजकल बच्चे, है ना। तो आप जिस तरह की चटनी पसंद करते हैं, रेडीमेड चटनियां भी आ गई हैं बाजार में, वो भी आप ले सकते हैं। और वैसे तो घर की चटनी का तो, घर की हरी धनिया इमली वाली चटनी जो होती है उसका तो, और मुझे तो लगता है अगर हम दही के साथ खाएं तो भी अच्छा लगेगा। क्या बात है। दही के साथ उसमें एक वो भी आता है ना, बना बनाया बुकनू का पाउडर, अगर दही में वो मिला लीजिए तो ये जो भारीपन है ना उसका भी इलाज हो सकता है। बिल्कुल। तो यानी कि मैं भी अच्छी रेसिपी बना लेती हूँ, उसका मतलब ये है। तो अब ये रेसिपी हमने आपको बता दी है, और अब हम आपको एक प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं, क्यों? हाँ, एकदम। कल तू मेरे सपने में आया, बालवा
स्वप्निल, हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं, जरा पढ़ो तो। उन्होंने लिखा है हमारे एक साथी ने कि शर्ले यानी कि कच्चे आलू के पकौड़ों का नया लुक, लेकिन ध्यान रहे कि यदि आलू के छिलके नहीं हटाए तो मिट्टी पूरी तरह से साफ नहीं हो सकती है, ऐसा ये कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कई बार आपने देखा होगा कि हम बिना छिलके हटाए आलू की सब्जी बनाते हैं। बिल्कुल, और बहुत टेस्टी बनती है सब्जी बनती है। और बहुत सारे होटलों में हमने देखा है कि आलू को काटते नहीं है, मतलब उसको पूरा समूचा इस्तेमाल करते हैं। तो कभी मिट्टी नहीं आती, घर में भी हमने बहुत बार जो बस हमने तो इसीलिए आपसे बताया भी ना कि अच्छे से साफ कर लीजिए, धो लीजिए उनको रगड़ रगड़ के हाथों से, फिर गर्म पानी से भी धो लीजिए अगर आपको संदेह रह जाता है थोड़ा सा भी। बस ध्यान रखिए कि मिट्टी नहीं आए, क्योंकि उनका भी कहना सही है, अगर मिट्टी आएगी किसकिस आएगी तो मजा किरकिरा हो जाएगा। सही बात है, लेकिन आप गुनगुने पानी से धो सकते हैं। हाँ बिल्कुल भी धो सकते हैं अगर ज्यादा मिट्टी है तो। वैसे आज थोड़ा सा संदेशों की संख्या में कमी नहीं आपको लग रही है? लग तो रहा है, लेकिन एक श्रोता कुछ लिख भी तो रहे हैं, पढ़ा नहीं। वही तो पढ़कर हंसी आई है कि मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं, कमेंट नहीं लिख पा रहे, इतनी सर्दी पड़ गई है। बाप रे, इतनी सर्दी हो गई है। पर ऐसा नहीं लग रहा आपको? हम लोगों को ये लगा था कि हमारा प्यार इस सर्दी से ज्यादा जरूरी है। हमारा प्यार इनको खींच लाएगा लिखने के लिए, पर देखिए ये सर्दी मना रहे हैं। ये भी अफसोस है, अफसोस की बात है कि हमारा प्यार इन्हें नहीं खींच पाया। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने ये नए साल में ले लिया वो संकल्प स्वप्निल कि हम कम से कम लिखा करेंगे, अब सखी सही लिखेंगे। ऐसा? हाँ, तो ये तो बड़ा दुखदाई संकल्प है, ऐसा तो ना लें आप। हो सकता है कुछ श्रोताओं ने ये भी सोचा होगा, तभी देखिए कहाँ लिखा है। खैर, आज जैसे हम बात कर रहे थे नववर्ष का आज 7वां दिन है, तो बहुत से लोगों ने बहुत से संकल्प जैसे ले ही लिए होंगे, पर सवाल ये है कि क्या आप आज भी उन संकल्पों पर टिके हुए हैं, और क्या आज भी टिकने के साथ साथ आपको ये पता है कि आप आगे टिक पाएंगे? यही हम जानना चाह रहे थे। अब देखो स्वप्निल, हमने एक संकल्प लिया था कि सखी सहेली का मंच जो है, कोई भी मंच हो विविध भारती से, हम अपने श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन करेंगे, बिल्कुल हंसेंगे और हंसाएंगे, और हम अपनी बात पर कायम है। हम आज भी हंस रहे हैं और क्या, और हंसा भी रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही हम मनोरंजन करते रहेंगे। लेकिन हमारे श्रोताओं ने क्या सोचा ही तो वही जानते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मैंने 2025 में एक्सरसाइज करने का रेजोल्यूशन लिया था, वो पिछले साल पकड़ रखा था, यानी कि तोड़ा नहीं। इस साल भी कंटिन्यू रहेगा। जब मन मक्कम मजबूत हो तब सभी निर्णय पूरे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है, हमने छोटे छोटे नियम बनाए हैं, जैसे डेली योगा क्लास जाएंगे, और बिजी होने के बाद भी सभी के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। मॉर्निंग वॉक पर भी हर दिन जाएंगे सर्दी कम होने पर। बहुत अच्छी बात है अगर आपने ऐसा सोचा है। एक श्रोता लिखते हैं कि जिसे निभाना आसान हो, ऐसे जैसे कि 15 किलो वजन घटाएंगे, रोज 1 मील सलाद सब्जी खाएंगे, है ना, इस तरह का भी उन्होंने कुछ सोचा है। साथ ही जैसे एक श्रोता कहते हैं कि मैंने जो संकल्प लिया वो तो बरकरार है अभी तक। मंदाकिनी जी, मैंने 1 जनवरी को ये खुद से वादा किया था कि जब तक बहुत ठंड पड़ेगी तब तक मैं 2 दिन छोड़कर स्नान करूंगा, और हमारे कानपुर में शीतलहर और ठंड का बहुत प्रकोप है, इसलिए मैं 2 दिन छोड़कर स्नान कर रहा हूँ, और मेरा संकल्प अभी 7 तारीख तक बरकरार है। बहुत बढ़िया। और हमारे एक साथी है, उन्होंने ये लिखा है, सच बताऊं मंदाकिनी जी, स्वप्निल जी, मैंने तो कोई संकल्प लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वो पूरा ही नहीं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं चाहती, बल्कि क्या संकल्प लिया था यही याद नहीं रहता। आप और भी ऊपर निकले। हाँ, वही जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही। तो हो सकता है कुछ लोगों के संकल्प अभी हैं और 1 आध हफ्ता और टिके रह जाएं, पर आगे तो वही होगा जो हर बार होता है। बिल्कुल सही। तो क्या किया जाए? संकल्प लेने बंद कर दें क्या स्वप्निल, या उन पर दिखने का कोई रामबाण तो नुस्खा होता होगा? बिल्कुल होगा, और खोजेंगे भी ऐसा नुस्खा। पर ये भी जानना जरूरी है ना कि ये संकल्प आखिर फेल हो क्यों जाते हैं। जो शुरू तो हम बहुत जोश खरोश के साथ करते हैं, पर ये होता है कि ये बड़े भारी और मुश्किल हम बना लेते हैं। कई बार क्या है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच लेते हैं, लंबे चौड़े वादे कर लेते हैं, बिल्कुल हमसे निभते नहीं हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश उन बहुत बड़े वाले संकल्पों में होती नहीं है। इसकी वजह से हम जो है फेलियर हो जाते हैं। फेलियर हो जाते हैं, और फेलियर की जगह भी नहीं रखते। मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आज ये संकल्प हमारा टूट गया, तो अब हम ये मान के बैठे, अरे आज तो टूट गया, अरे हटाओ, अब अगले साल देखेंगे। ये क्यों नहीं करते कि चलो अच्छा आज रह गया है, कल से शुरू कर देंगे वापस। ये किसी चिकित्सक ने थोड़ी कहा है कि आपने 31 दिसंबर को जो वही शुरू होगा। हाँ, जैसे कि जीवन का कोई बहुत बड़ा महान लक्ष्य है और वो अधूरा रह गया, तो अब उसके लिए कुछ अथक प्रयास करने होंगे। ऐसा नहीं है। हम आज के 7वें दिन भी अगर कोई निर्णय लेते हैं कि कल से हम ऐसा जीवन बनाएंगे, तो ले सकते हैं ना। ये तो आपके अपने ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं।
तो देखा जाए तो अब हम तो ये सोचते हैं कि हमारे श्रोताओं को ये गीत सुनवा दें। हाँ बिल्कुल। तो भाई बहुत बड़े बड़े संकल्पों को लेने की जगह हम छोटे संकल्प यदि लें, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर लें, तो यही उसका इलाज है कि हम संकल्प पूरे वर्ष भर निभा पाएंगे। बिल्कुल। जैसे कि एक किताब अगर पढ़ने का हमने संकल्प लिया है तो जरूरी नहीं है कि हर रोज एक किताब पढ़ें। हर रोज 2 पन्ने या फिर एक पैराग्राफ पढ़कर भी हम इस संकल्प को जारी रख सकते हैं। बिल्कुल। तो बस हम यही कहेंगे कि संकल्प बड़े आपने साधे हैं तो कोई बात नहीं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके करिए। जैसे कि हम पूरे साल में 10 किलो वजन कम करेंगे तो उसके लिए ये नहीं है कि खाना पीना ही छोड़ देना है। सबसे बड़ी बात। और हम सोचेंगे कि महीने भर में हम 10 किलो वजन कम कर लेंगे, ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप धीरे धीरे अपनी डाइट में सलाद और चीजों को ज्यादा बढ़ाइए जो आपके वजन को कम कर सकने में कारगर साबित होगा। बिल्कुल। आप एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करिए। तो इस प्रकार से आप पूरे साल में अगर 10 किलो वजन घटाना चाहते हैं तो घटा लेंगे। बिल्कुल। इस प्रकार से अपनी जो चीजों को आप निभा सकते हैं, जैसे कि और हम निभाते हैं परंपरा निभाएंगे और आप आज्ञा चाहेंगे। हाँ, तो इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और स्वप्न श्रीवास्तव को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।